हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। लॉकडाउन के समय में अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो क्लास 10th का चैप्टर 1 है, सिविक्स का, सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग। ये जो चैप्टर है ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है और स्पेशली नोट बच्चों के लिए, ये उनके लिए भी है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, इसको चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में दो कंट्री हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। ठीक है, तो पहले हम बेल्जियम की बात कर लेते हैं। बेल्जियम जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। छोटा मैंने क्यों कहा, क्योंकि वाकई में क्योंकि यूरोप महाद्वीप खुद छोटा है और वहाँ पर वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटी छोटी कंट्री हैं। यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम स्थित है जो कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है, या उसके बराबर कह लीजिए, हरियाणा के बराबर है क्षेत्रफल के आधार पर और आबादी के आधार पर भी वो उसी के बराबर है। ये जो इसकी सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती हैं। इस देश में कुछ जातीय बनावट ऐसी थी, समाज की जातीय बनावट कुछ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं गृहयुद्ध का कारण बन सकती थी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अलग धर्म के लोग, अलग मत के लोग, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे जिनमें कहीं ना कहीं कुछ एक गृहयुद्ध वाली संभावना आ सकती थी। लेकिन बेल्जियम ने ये चीज़ ना अपनाकर वहाँ पर सिविल वॉर यानी गृहयुद्ध क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह है। अगर हम उस वजह को डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी जो समाज की जातीय बनावट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 59% जो लोग हैं फ्लेमिश इलाके में डच लैंग्वेज बोलते हैं, ये बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, 40% लोग जो हैं वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि साफ जाहिर हो रहा है कि डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और 1% लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बहुसंख्यक जो है वो डच हैं, लेकिन बेल्जियम में अगर हम कहेंगे ताकतवर, समृद्ध, पावरफुल कौन है तो वो फ्रेंच है। वो संख्या में डच के मुकाबले में कम है, लेकिन वो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं। 1950-60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में एक तरीके से तनाव बढ़ने लगा और वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक सिविल वॉर की जो घटनाएं होती हैं या जो कारण होते हैं, ये इन्हीं की वजह से होते हैं कि आपस में जो राज्य में रहने वाले या कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, विचारों में मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर मैप लाया हुआ है कि मैप के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ कि बेल्जियम की जातीय बनावट किस तरीके से थी। देखिए यहाँ पर आप येलो पोर्शन जो देख रहे हैं ये था फ्लेमिश इलाका, जहाँ पर जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये 59% है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया 59%। नीचे जो है ये जो रेड इलाका आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग हैं। विलोनिया का इलाका है और फ्रेंच भाषी लोग हैं और ये हैं लोग जो हैं ये है 40%। ओके, अब इधर की साइड में जब आप आएंगे, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर 1% जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और इसके बीच में ये वाला जो आपको ऑरेंज कलर का जो थोड़ा सा एरिया दिख रहा है ये यहाँ की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, पूरे बेल्जियम में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले उनसे थोड़े कम हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले उनसे काफ़ी कम हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेल्जियम की जातीय बनावट। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की जातीय बनावट की। ठीक है, श्रीलंका जैसे कि सबको पता है भारत का पड़ोसी देश है और एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, भारत आइलैंड है? नहीं, भारत आइलैंड नहीं है, भारत एक प्रायद्वीप है। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। जैसे भारत जो है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी और इधर नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसलिए भारत जो है वो प्रायद्वीप है। चलिए अब हम बात करते हैं
श्रीलंका के जातीय बनावट की। देखिए श्रीलंका में जो जातीय बनावट थी वो उसमें एक पक्ष का पलड़ा जो था वो थोड़ा ज़्यादा भारी था। जैसे कि यहाँ पे जनसंख्या में 74% सिंहली थे, 74% सिंहली थे। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन सी जातियाँ रहती थी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ तमिल थे, ठीक है। 18% जो है यहाँ पर तमिल जनसंख्या जो थी वो निवास करती थी। तमिलों में भी दो तरह के लोग थे, श्रीलंका मूल के तमिल और हिंदुस्तानी मूल के तमिल। अब आप कहेंगे हिंदुस्तानी मूल के तमिल वहाँ कैसे? तो क्या हुआ, कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान से कुछ तमिल जो है वो वहाँ के बागानों में काम करने के लिए गए, श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए गए। और जब वो वहाँ गए तो फिर वहाँ पे उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया। उसके बाद वो वहीं बस गए, फिर उनकी फैमिलीज़ वहीं पे रही, उनके आगे चल के और काफ़ी फैमिली जो है वो फिर वो बस ही वहीं पे जाके बस गए। तो इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तानी मूल के तमिल भी हो गए और श्रीलंका मूल के भी तमिल हो गए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7% जो लोग हैं वो ईसाई हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं और वो तमिल भी बोलते हैं और सिंहली भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सिंहली, जो 74% सिंहली का मैंने आपको बताया, उनका जो रिलीजन है वो एक तरीके से वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट है। और उनमें तमिल, जबकि तमिल में हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं, सिंहली में सिर्फ बुद्धिस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई श्रीलंका की जातीय बनावट। इसको अगर आप मैप के थ्रू समझना चाहते हैं तो मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम देखें येलो वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा येलो वाला पोर्शन, ये वाला, ये ब्राउन वाला छोड़ के देखिए कितना ज़्यादा है येलो वाला पोर्शन। तो ये जो है ये है 74% सिंहली, 74% सिंहली, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे श्रीलंकाई तमिल, ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक साइड कॉर्नर्स में ये है श्रीलंका मूल के तमिल। और आप ये ब्राउन वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ये है भारतीय मूल के तमिल, हिंदुस्तानी मूल के तमिल। और आप ये जो छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं ये कौन है? ये वहाँ के मुसलमान हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गई श्रीलंका की जातीय बनावट। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर बहुसंख्यकवाद कौन है। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जो संख्या में ज़्यादा हो, अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हो। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बहुसंख्यक कौन है? सिंहली यहाँ पर बहुसंख्यक है। अच्छा, बहुसंख्यक क्या अपनी बात मनवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो सत्ता में आ जाए तो वो अपने हित के मुताबिक काम करेंगे और अपनी बातों को भी मनवा सकते हैं। और उसमें इसी वजह से श्रीलंका में ऐसा ही देखने को हमको मिला कि बहुसंख्यकवाद जो थे, सिंहली जो थे, उन्होंने अपनी प्रभुता कायम करने की कोशिश की, ठीक है। सन 1948 में श्रीलंका जो है वो आज़ाद हो गया, ठीक है। और सिंहली संख्या में सबसे ज़्यादा लोग थे, सिंहली भाषा बोलने वाले, बुद्धिस्ट को मानने वाले, और इन्होंने अपनी प्रभुता कायम करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों व विश्वविद्यालयों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति बनी। अच्छा देखिए, अब ये राजभाषा क्या होता है? देखिए, जैसे एक कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले, विभिन्न लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है। तो क्या ऐसे में आप एक लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि दूसरा जो है, दूसरी भाषा बोलने वाला है, कहीं ना कहीं इसका विरोध करेगा, ठीक है। लेकिन राजभाषा होती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इंडिया में बोले तो कई लोगों को मैंने सुना है, उनको लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा हमारी इंडिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं और वो हिंदी को नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे कि साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी % में ऐसे लोग हैं जो हिंदी को समझते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं हैं। वहाँ के स्कूलों में शायद हिंदी लैंग्वेज शायद पढ़ाई भी ना जाती हो। तो ऐसे में हम साउथ इंडिया का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उस पर हम हिंदी थोप नहीं सकते और ना ही पूरे
ऑल ओवर पूरे इंडिया की जो लैंग्वेज है उसे हिंदी घोषित कर सकते हैं। हाँ, बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पर सिंहली जो है, उन्होंने अपनी जो भाषा है उसको, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से किया, क्योंकि उन्होंने मनमानी की। ठीक है, उन्होंने सरकारी नौकरियों में जो सिंहली बोलने वाले थे उनको बेनिफिट दिया, प्रेफरेंस दी। विश्वविद्यालयों में बोला कि सिंहली लैंग्वेजेस में पढ़ाई होगी। अच्छा, दूसरे जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको तो ये लगेगा कि उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज को लोग जो हैं वो, जो सरकार है वो अनदेखा कर रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि बौद्ध धर्म जो है उसको संरक्षण दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। इससे तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी भावना आ जाएगी उनके अंदर कि उनके भले के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा, ना उनके लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे क्या हुआ, तमिलों के अंदर नाराज़गी आ गई। ठीक है, उनको लगा कि इससे उनकी संस्कृति व भाषा को काफ़ी झटका लगेगा, और उन्हें लगने लगा कि सरकार उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना चाह रही है, किसी को भी लगेगा। परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे और गृहयुद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेल्जियम के बारे में मैंने आपको बताया ऊपर। बेल्जियम में ऐसा गृहयुद्ध क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी जिसकी वजह से बेल्जियम में ये चीज़ नहीं हुई? तो उसके पीछे वहाँ के लोगों की समझदारी थी। 4 बड़े संशोधन किए गए बेल्जियम में, जिसकी वजह से वहाँ पर ये गृहयुद्ध नहीं बढ़ा, आपस में मनमुटाव नहीं हुए। क्या हुआ? पहला पॉइंट, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, कोई एक तरफा फैसला नहीं होगा। देखिए, अगर हम देखें तो डच जो हैं वो संख्या में ज़्यादा थे, ठीक है, फ्रेंच भाषी कम थे, लेकिन उसके बावजूद डच लोगों ने फ्रेंच भाषी लोगों का सम्मान किया और बराबरी का दर्जा उनको दिया। ठीक है, केंद्र में मान लीजिए 100 मंत्री हैं तो 50 डच के होंगे और 50 फ्रेंच के होंगे, कुछ इस तरीके से इन्होंने अपना प्रावधान किया। यहाँ दूसरा पॉइंट, यहाँ की राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जो राज्य सरकार है वो भी पावरफुल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकार के मुकाबले थोड़ी बहुत पावरफुल है। ठीक है, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था। थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स राजधानी में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्रुसेल्स राजधानी में 80% कौन थे? फ्रेंच, और 20% कौन थे? डच। अब जब केंद्र सरकार जब बनी तो डच ने फ्रांसीसियों को समान अधिकार दिया। ठीक उसी तरीके से जब ब्रुसेल्स में सरकार बनी तो फ्रेंच भाषी लोगों ने डचों को पूरा सम्मान दिया और उन्होंने भी उनको बराबरी का अधिकार दिया। ठीक है, तो केंद्र में भी और ब्रुसेल्स राजधानी में भी अलग सरकार बनी और दोनों जगह पर दोनों भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व किया गया। फोर्थ पॉइंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की भी सामुदायिक सरकार भी होगी। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में अगर डच, छोटे से किसी एरिया में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ की जो सामुदायिक सरकार होगी वो डच भाषी लोगों की होगी। अगर किसी एरिया में फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं तो वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वालों की सरकार हो जाएगी। और जिस तरीके से अगर कोई एरिया में जर्मन भाषी बोलने वाले, थोड़े से एरिया में जर्मन भाषी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर सामुदायिक सरकार किसकी होगी? जर्मन बोलने वाले लोगों की होगी। तो ये एक अनूठा किस्म की एक सरकार बनाने का जो फैसला बेल्जियम ने लिया वो बहुत काबिल तारीफ़ था और उसका सम्मान किया गया। ये दिखने में जटिल लग रहा होगा कि कहाँ पे किसी की सरकार, कहीं पे किसी की सरकार, राजधानी में किसी की सरकार, केंद्र में किसी की सरकार, परंतु ये मॉडल जो है सफल रहा और बेल्जियम जो है वो गृहयुद्ध की चपेट में आने से बच गया। देखिए, इसी वजह से जो यूरोपीय यूनियन है उसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में रखा गया। कुछ तो होगा कि बेल्जियम से लोग सबक लें कि भाई किस तरीके से एक दूसरे के साथ मनमुटाव हटा के एक समझदारी का रास्ता अपना के, बीच का रास्ता अपना के उन्होंने अपनी सरकार को बनाया। ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय रखा गया। अब सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? देखिए, सत्ता की साझेदारी 3 वजह से ज़रूरी है। पहला कि सामाजिक समूह के बीच में टकराव नहीं होता कि भाई अगर मान लीजिए उनकी संख्या बोलने वाली ज़्यादा है और हमारी कम है तो हम दब के ना रह जाएं कहीं ना कहीं। तो दोनों की अगर बराबरी
होगी, प्रतिनिधित्व दोनों का बराबर होगा, तो सामाजिक समूह के बीच में एक तरीके से टकराव नहीं होगा। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे मान लीजिए मुझे वोट देना है, ठीक है, मैं वोट किसे दूंगी? जो मुझे लगेगा मेरे हित के बारे में सोच रहा है, तो मैं उसको वोट दूंगी। अब इतने सारे लोग अगर अपने अपने हित के बारे में सोचेंगे तो वो वोट देंगे, यही तो लोकतंत्र है ना। तो जब सत्ता का बंटवारा होगा तभी तो लोग अपने अपने लोगों को वोट देंगे। अगर उनको ये लगेगा कि भाई एक ही आदमी है और कई सालों से वही शासन कर रहा है, तो सबको तो ये लगेगा कि हमारे हित की बात नहीं हो रही, सिर्फ कुछ समूहों के लोगों की बात हो रही है। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर सत्ता का बंटवारा तो होगा ही होगा। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी उत्पन्न नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर बहुसंख्यक जो है वो संख्या में ज़्यादा हैं, तो वो अल्पसंख्यकों को दबाएंगे नहीं, उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे और उनको अपने साथ समान परिपाटी पर लेके चलेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और तीनों जो हैं वो एक दूसरे पे कंट्रोल करती हैं। जैसे विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को अप्लाई करवाना, ठीक है, कानून का लागू करवाना। और न्यायपालिका का क्या काम होता है? जो उस कानूनों को नहीं मान रहा है उसको सज़ा देना। तो कहीं ना कहीं तीनों जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है और एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रखती हैं। तो इस तरह का जो बंटवारा हम देखते हैं इसे हम क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्षैतिज वितरण, ठीक है, इसे हम क्षैतिज बंटवारा कहते हैं, जो इस तरीके से होता है, इस तरीके समान रूप से, ठीक है। आगे आते हैं, जो दूसरा पॉइंट है इसमें हम देखते हैं कि सरकार जो है, जैसे कि केंद्र सरकार है, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज सा बना दिया, ये केंद्र सरकार तो एक ही होती है। फिर राज्य सरकार हो गई बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद और अंदर नीचे तक छन के जाएंगे तो और बहुत सारी जिला सरकारें होती हैं, सामुदायिक सरकारें होती हैं बहुत सारी, और उसके अंदर जाएंगे तो आपको पंचायत, नगर निगम वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक सरकार से होते हुए हम देखते हैं कि जो बंटवारा है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, नीचे सत्ता की साझेदारी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर बंटवारा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है। अभी सामाजिक समूह कौन से हो सकते हैं? जैसे महिलाएं हो सकती हैं जिनको समाज में एक बराबरी का दर्जा चाहिए, उनके भी हित की बात कही जानी चाहिए। कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हो सकते हैं, कुछ सामाजिक रूप से कमज़ोर पिछड़े लोग हो सकते हैं जिनको सत्ता में जो हमारे जो हाशिएकरण में बहुत पीछे रह गए हैं उनको बराबरी में लाया जाए। तो उनको भी अगर हम सत्ता में लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी और सत्ता की साझेदारी हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प ज़रूर रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप वोट डालते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप ऑप्शंस में फिर किसी एक को चुनना होता है तो आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अगर एक ही है या दो ही है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है कि हाँ हम किसे चुनें। हम दोनों को अगर पसंद नहीं करते तो हम किसे पसंद करेंगे। तो इस तरीके से जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हमारे लिए अच्छे लोकतंत्र में ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है और हम अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। पार्टियां एक ही दावेदारियां प्रस्तुत करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। सत्ता बारी बारी अलग अलग पार्टियों, विचारधारा व सामाजिक समूह के हाथ में आती जाती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है तो आप अगले साल या अगली बारी में किसी और पार्टी को ला के उसको आजमा सकते हैं कि हाँ ये हमारे हित के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर किसी व्यापारी को लगता है कि ये पार्टी मेरे हित के लिए काम नहीं कर रही तो वो उसे वोट नहीं देगा। अगर किसी मजदूर को लग रहा है कि ये मेरे हित के लिए काम नहीं कर रही है तो उसे वोट नहीं देगा। तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो अपने ऑप्शंस के थ्रू अपने जो सरकार है उसको बदल सकता है, इतनी ताकत वो रखता है, ठीक है। तो ये जो साझेदारियां हैं या लोगों के हित के बारे में बात करती है, लोगों को प्रतिनिधित्व देती हैं और सत्ता में कहीं ना कहीं उनको आपस में बांध के रखती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। नीचे मैंने यहाँ पर एक कार्टून रखा हुआ है, तो आप इस कार्टून को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि कौन है। चलिए मैं ही बता देती हूँ।
ये व्लादिमीर पुतिन हैं, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये काफ़ी पुराना कार्टून है, तकरीबन 2005 का कार्टून है। जी हाँ, 2005 का कार्टून है ये। और इस कार्टून में ऐसा क्या है कि आपको क्या लग रहा है ये क्या कर रहे हैं? आप देखिए घोड़े पे क्या लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इस कार्टून में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको आप इस कार्टून के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या है इस कार्टून में, क्या एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।